नमस्कार बच्चों, मैं सुमित साहू और आप जुड़े हैं मेरे चैनल एम सुमित के साथ। ठीक है, तो जैसे कि आप सबकी एक मंशा थी कि सर एग्रीकल्चर का भी क्लास लीजिए और इसके लिए भी वीडियो बनाइए करके, तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए आज से आपके लिए कृषि विज्ञान विषय है ना, कक्षा 12वीं कृषि संकाय के विषय कृषि विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्याय 10 क्षेत्रमिति का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि कृषि विज्ञान जो है उसमें कई सारे विषयों का समावेश है ना भाई। कृषि विज्ञान जो है उसमें कई सारे विषयों का समावेश है। इसमें आपके रसायन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, जीव विज्ञान है ना, गणित का एक भाग है, साथ ही साथ पशु विज्ञान, जंतुओं के बारे में, और प्लस खेती से संबंधित भी कुछ टॉपिक्स यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो फाइनली हम यहाँ से सबसे पहले इसका जो गणित वाला जो भाग है ना, जिसमें आपके 4 चैप्टर है ना, आपका जो कृषि विज्ञान है ना बच्चों, उसमें गणित के 4 चैप्टर है। उन चारों चैप्टर्स को हम लाइन से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये चैप्टर है आपका अध्याय नंबर 10 क्षेत्रमिति। इसके बाद अध्याय 11, 12 और 13। ठीक है, मतलब टोटल 4 चैप्टर है भाई, जिसके अंतर्गत गणित के अंतर्गत है ना। और मैं ये प्रयास करूंगा कि एक सप्ताह में कम से कम एक चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मतलब जैसे कि आज मंगलवार है तो आगे संडे तक है ना भाई, आपका जो क्षेत्रमिति है अध्याय 10 क्षेत्रमिति है ना भाई, ये हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम जो क्षेत्रमिति का जो है ना भाई, इसमें आज पर्सनली तो स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि क्षेत्रमिति में होता क्या है आखिर में, है ना भाई। तो एक मिनट, क्षेत्रमिति के अंतर्गत हमारा जो अध्याय 10 है क्षेत्रमिति, इसके अंतर्गत हम आज त्रिभुज के बारे में जानेंगे बच्चों। किस बारे में जानेंगे? त्रिभुज के बारे में। ठीक है, मैं त्रिभुज का एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा और उसके साथ साथ हम त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और उनका अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें तो किस प्रकार क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, तो उनके प्रकारों के आधार पर उनके सूत्रों पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज का मतलब होता है ट्रिंगल। ठीक है, देखिए त्रिभुज क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ बताते हैं त्रिभुज है ना भाई। तो इसको आप इस प्रकार याद कर सकते हो, 3 भुजाओं से घिरी है ना भाई, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? त्रिभुज कहते हैं। आई होप ये परिभाषा आपको समझ आ रहा होगा कि त्रिभुज क्या होता है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कुछ इस प्रकार, मान लीजिए ये पहली भुजा हो गई, ये वाली दूसरी भुजा हो गई और ये वाली तीसरी भुजा हो गई, है ना। तो तीनों भुजाओं को इस प्रकार जोड़ना है कि एक बंद आकृति का निर्माण हो जाए, है ना भाई। तो इस प्रकार जो आकृति बना है ना, 3 भुजाओं से जो बंद आकृति बना, ये इस प्रकार, इस तरह की आकृतियां क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ठीक है भाई, तो परिभाषा एक बार पुनः सुन लीजिए बच्चों। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है? प्रकार की त्रिभुज है। इसको हम इस प्रकार नाम, चलो यहाँ पास ए नाम दे दिए, बी नाम दे दिए और सी नाम दे दिए, है ना। तो कभी भी अगर हम त्रिभुज को बताना है इस प्रकार लिखते हैं, इसको इस प्रकार बोलेंगे त्रिभुज। ये त्रिभुज का संकेत होता है ए, बी और ये सी। ठीक है भाई, तो त्रिभुज किसे कहते हैं बच्चों? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज के बारे में कुछ कुछ बातें हम यहाँ पे बता देते हैं, इसको भी नोट कीजिएगा। जैसे अगर ये त्रिभुज है ना भाई, तो यहाँ पर ये और ये है ना भाई, क्या क्या यहाँ पे 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज जो होती है ना, उसमें कितनी भुजाएं होती है? 3। जैसे यहाँ पर कौन कौन है? भुजा ए भी एक भुजा है, बी सी दूसरी भुजा है और ए सी है ना, ए भी पहली भुजा हो गई, बी सी दूसरी भुजा हो गई और ए सी जो है क्या हो गया? तीसरी भुजा है ना भाई। तो त्रिभुज में कुल कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं।
इसी प्रकार अगर हम बात करें कोनों की, तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। देख लीजिए, ये पहला कोण, ये वाला दूसरा कोण और ये वाला तीसरा कोण। इस प्रकार आप याद रखेंगे कि त्रिभुज में कोणों की संख्या भी कितनी होती है, 3 होती है। ठीक, और एक चीज और याद रखोगे बच्चों आप लोग शीर्ष के बारे में। किसके बारे में? शीर्ष के बारे में। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जहां पर 2 भुजाएं मिलती है ना, ये पहली भुजा हो गई और ये दूसरी भुजा हो गई। देखो दोनों भुजाएं कहां पर मिले, यहाँ पास है ना भाई, इस बिंदु पर। तो ये शीर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शीर्ष कहलाएगा। उसी प्रकार ये भी क्या कहलाएगा भाई? शीर्ष कहलाएगा। और ये भी क्या कहलाएगा? शीर्ष कहलाएगा। इस प्रकार किसी भी त्रिभुज में शीर्ष की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। आइए एक बार पुनः दोहराते हैं, है ना भाई। हमारा आज का क्लास है अध्याय 10 क्षेत्रमिति, जिसके अंतर्गत हम बच्चों आज त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है भाई, ये इस प्रकार क्या होता है? त्रिभुज होता है। और त्रिभुज के बारे में 3 बातें याद रखेंगे। इसमें भुजाओं की संख्या 3 होती है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है AB, BC और AC, ये 3 भुजाएं होती है। इसमें कोणों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और अगर हम इसमें शीर्ष की बात करें तो त्रिभुज में टोटल 3 शीर्ष होते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि कौन सा शीर्ष है, कौन सी भुजा है और कौन सा कोण है। तो देख लीजिए, ये 1, 2 और ये 3, ये तीनों शीर्ष हैं। ये पहला, दूसरा और ये तीसरा ये कोण है। और ये आपका ये पहली भुजा और ये दूसरी भुजा और ये वाली तीसरी भुजा। इस प्रकार त्रिभुज में भुजाएं, कोण और शीर्ष तीनों की ही संख्या 3 होती है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफलों की, है ना भाई। किसकी बात करते हैं? त्रिभुज के क्षेत्रफल की। एक मिनट, ठीक है भाई, है ना। अगर नॉर्मली आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, है ना, तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं पहला चीज, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, त्रिभुज का क्या चीज? क्षेत्रफल। इधर ध्यान दें, मान लीजिए कि ये एक कोई त्रिभुज है। ठीक है, मान लो कि ये क्या है? एक त्रिभुज है A, B और ये C। ठीक है भाई, अगर ये त्रिभुज है तो यहाँ पर ये जो BC दिखाई दे रहा है बच्चों, ध्यान देना, ये जो BC जो दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है आधार। क्या बोलते हैं? आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? आधार। ठीक है, और अगर आप आधार को 2 समान भागों में बांट दो, तो यहां से मैं खींचा एक ऐसा। ठीक है भाई, तो ये जो कहलाता है ये ऊंचाई कहलाता है। ये त्रिभुज की क्या चीज है? ऊंचाई है। आई बात समझ में? ठीक है, अगर ये ट्रिंगल है तो ट्रिंगल का ये है बेस और ये है हाइट, है ना भाई। और इन्हीं दोनों की मदद से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 गुना, याद रखेंगे, आधार गुना ऊंचाई। ये पहला फार्मूला निकल करके आता है। ठीक है भाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। याद रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है भाई, चलिए अब दूसरी बात करते हैं, त्रिभुज के प्रकारों को भी जान लेते हैं साथ ही साथ, और इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे उसके क्षेत्रफलों के बारे में। ठीक है भाई, तो दूसरा हम जानते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं दूसरा चीज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। और यहाँ पे हम एक बात आपको और बता देंगे कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। ठीक है भाई, समकोण त्रिभुज, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ पे बना देता हूं एक ड्राइंग इस प्रकार। ठीक, ऐसा मान लीजिए ये A हो गया, ये B हो गया और ये क्या हो गया? C हो गया। ठीक है भाई, क्या लिखा? A, B और C। ठीक है, अगर ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज क्या? त्रिभुज तो है ना, त्रिभुज तो है ही भाई, है ना। और अगर त्रिभुज का एक कोण, आपको पता है कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? 3 कोण।
ये वाला पहला, ये दूसरा और ये वाला तीसरा। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज का कोई भी एक कोण, जैसे कि यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कितने अंश का है, 90 अंश का है। कितने अंश का है, 90 अंश का। ठीक है, तो अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो, कितने अंश का हो, 90 अंश का हो, तो इस तरह का त्रिभुज कहलाता है समकोण त्रिभुज। आई बात समझ में। और समकोण त्रिभुज का जो है ना क्षेत्रफल होता है, इस प्रकार निकालते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार। इसलिए निकालते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है भाई, तो इस सेम फार्मूले हो गए। यहाँ पर नॉर्मली अगर कोई त्रिभुज दिया गया है उसमें कुछ नहीं कहा गया है ना, अगर आधार और ऊंचाई दिया तो डायरेक्टली इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हो, अगर आपको आधार पता है और क्या पता है, ऊंचाई पता है तो। ठीक है भाई, इसी प्रकार अगर आपको समकोण त्रिभुज कहा जाएगा तो आपको आधार और ऊंचाई से ही आप क्या निकाल सकते हो, उसका क्षेत्रफल। और समकोण त्रिभुज क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, अगर किसी त्रिभुज का एक कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है, तो वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है भाई, चलिए तीसरी बात करते हैं विषम बाहु त्रिभुज के बारे में। विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए, अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, विषम बाहु त्रिभुज। देखो विषम बाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, इसका हम लोग क्षेत्रफल का फार्मूला भी यहाँ पर लिखने वाले हैं। ठीक है भाई, तो देखिए विषम बाहु त्रिभुज होता क्या है, इसको समझ लीजिए। अगर आपके पास कोई ट्रिंगल है, ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है ए बी और सी, है ना भाई, और अगर उस त्रिभुज के देखो विषम बाहु, बाहु का मतलब होता है बच्चों भुजा। ठीक है, अगर कोई त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, मतलब इस प्रकार आपके पास त्रिभुज है, उसमें 3 भुजाएं नजर आ रही, ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, 3 भुजाएं हैं, अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, मतलब अगर ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है, मतलब तीनों आपस में बराबर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर भी ए रख देता, यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए, है ना, इतना को भी ए मान लेता, इतना को भी ए मान लेता और इतने को भी क्या मान लेता, ए मान लेता, तो वो वैसी स्थिति में फिर विषम बाहु त्रिभुज नहीं कहलाती, बल्कि वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है ना। मतलब अगर कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज के अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, तो इस तरह का त्रिभुज क्या कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है भाई, तो इसके लिए जो फार्मूला है वो कुछ इस प्रकार है, इसको याद रखेंगे, है ना। इसका त्रिभुज क्षेत्रफल का फार्मूला, विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला इस सूत्र की मदद से निकालेंगे बच्चों, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये फार्मूला है, इसको याद रखेंगे, है ना। यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये है क्या, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सूत्र की मदद से निकालते हैं। सूत्र क्या है हमारे पास, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये इनटू के फॉर्म में है ना, ये गुना का चिन्ह है यहाँ पर। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर एस क्या है और ए बी सी क्या है, तो देखो बच्चों, ए बी और ये जो सी है ना भाई, इस त्रिभुज की भुजाएं, जैसे ए बी का मान क्या हो गया, ए, बी सी का मान बी और ए सी का मान सी। अब कोई सवाल आएगा तो यहाँ पे अलग अलग मान है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया, इस प्रकार। ठीक है, तो ये सूत्र में ए बी और सी जो है ना भाई, ए बी और सी क्या है, वो भुजाएं हैं, जहां हम लिख सकते हैं बच्चों ए बी व सी क्या है, भुजाएं हैं। देखो सूत्र कैसे निकाले, पहले एस लिखे हैं, उसके बाद एस ऋण ए करके गुना किए, फिर एस ऋण बी किए और उसके बाद एस ऋण सी। अब देखो ये निकाला तो इसके लिए एक लंबी कहानी है, बट आपको फार्मूले याद रखना है। अब दूसरा चीज यहाँ पर एस आया, इसको भी जान लीजिए। देखिए एस क्या होता है, एस जो होता है ना वो ए प्लस बी प्लस सी का हाफ होता है। मतलब ये जो त्रिभुज है ना, एक बात सुन लीजिए, अगर किसी त्रिभुज के सभी भुजाओं को जोड़ दिया जाए, सभी भुजाओं को क्या कर दे, जोड़ दे, मतलब इस वाली भुजा को इस वाली भुजा को इस वाली भुजा, तो वो उसका परिमाप कहलाता है। मतलब त्रिभुज का अगर आपने परिमाप निकाला और उसका आधा कर दे तो वही क्या चीज है, एस है। ठीक है, मतलब a प्लस बी प्लस सी बटे 2, इसको बोला जाता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या है, त्रिभुज का
अर्ध परिमाप कहलाता है। क्या चीज? एस। ये जो एस जो है ना वो क्या चीज है? त्रिभुज का क्या चीज है? अर्ध परिमाप है। इसको भी आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब तक हमने क्या जाना? त्रिभुज के क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल भी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो मैंने बताया कि विषमबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज होता है जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है। ठीक है भाई, और इसका सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का? वर्गमूल एस, एस ऋण ए, एस ऋण बी और एस ऋण सी। आई बात समझ में? और यहाँ पर एस को किस प्रकार निकाला जाता है? तो a प्लस बी प्लस सी बटे 2। मतलब यहाँ पर जो भुजाएं हैं, है ना भाई, a, b और c जो है इनका योग करके उसको क्या कर दो? हाफ कर दो। मतलब त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है वही s कहलाता है। ठीक, चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग नोट करते जाओ बच्चों। ठीक है भाई, तो 3 हो गए। अब हम कुछ और फार्मूले यहाँ पे निकालते हैं। अब देखो, उसके बाद तीसरे के बाद आ जाते हैं हम लोग चौथे फार्मूले की ओर। ठीक है, तो चौथा फार्मूला यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा है। चलिए अब निकाल लेते हैं हम लोग समबाहु, चलो सम द्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, अब देखिए इसको पहले समझ लिए। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा? तो इसको आप इस प्रकार समझ सकते हो कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु मतलब अगर त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, तो उसे कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब जैसे ये ए है और ये बी और सी है, तीनों अलग अलग है। तीनों अलग रहता है तो क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। इनमें से किन्हीं भी दो को एक समान कर, जैसे ये वाला ए है तो मैंने क्या किया यहाँ पर भी, चलो क्या कर दिया? ए कर दिया, है ना भाई। तो ये भी ए और ये भी क्या है? ए है। तो दोनों भुजाएं क्या हो गई? आपस में बराबर। तो दो भुजाएं आपस में क्या बराबर, और तीसरी भुजा बराबर नहीं है, है ना भाई। मतलब दो भुजा कम से कम क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी कम से कम दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तो इसे क्या कहा जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखिए इसका क्षेत्रफल उसी प्रकार निकालेंगे। देखो इसका सूत्र क्या होगा? तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखना। ठीक है भाई, वहीं से देख लीजिए। पहले s लिखना है, उसके बाद s ऋण a, देखो ये वाला। ठीक है भाई, फिर देखो उसके साइड में और है s ऋण a, क्योंकि इसको आप दो बार लेना पड़ेगा। और एक क्या चीज है? b, मतलब s ऋण b। आई बात समझ में? इसको हम इस प्रकार में लिख सकते हैं। कैसे? इसको समझिए। देखो ये दो बार आया हुआ है ना भाई, तो s कर दिए और s ऋण a का घात क्या कर दिए? 2 और s ऋण b। ठीक है, या आप इतने से ही काम चला सकते हो, इतने। आगे और देख लेंगे सब।